वेरी गुड मॉर्निंग एंजल्स। होप आप सब बहुत खुश होंगे। लास्ट क्लास आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। उसमें हमने बेसिक चीजों को लेकर के बातें करी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिनके अंदर साइन फंक्शन इन्वॉल्व हो, के जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सब चीजों के ऊपर हमने बात करी थी। डिटेल के लिए आप वो लास्ट क्लास जो है, अगर आपने नहीं देखी तो पहले उसको समझो। तो वहाँ हमने डिस्कस किया था इक्वेशंस involving trigonometric functions of variable are called trigonometric equation। सेंस उस बात का वो था जो हमने इन डेप्थ डिस्कशन किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन या फिर इनके रेसिप्रोकल ये इन्वॉल्व हो और इक्वेशन में वेरिएबल का साइन हो। मान लो लास्ट हमने लेक्चर में कहा था जैसे साइन एक्स, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और ये क्या फंक्शन कर रहा है, क्या काम कर रहा है कि जो भी एंगल है जो कि अननोन है, एक वेरिएबल है एक्स, जिस भी राइट एंगल में ये होगा, ये राइट एंगल है और इसमें एक एंगल एक्स है, तो ये फंक्शन मतलब ये हमें क्या कमांड दे रहा है कि इसके सामने जो परपेंडिकुलर है 90 के सामने जो हाइपोटेन्यूज उसका रेशियो है, तो ये ऑर्डर दे रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कुछ एक्टिविटी कर रहा है। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनके एंगल्स जो है वो अननोन हो या वेरिएबल्स हो और उनको यूज करके आपने कोई इक्वेशन लिखी तो उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है आपको बताया था। इनके सोल्यूशन जैसा भी यहाँ पर हमने कहा था कि सपोज ये 1/2 वैल्यू कब आती है, साइन की एक्स डिग्री सिर्फ एक जगह ही नहीं आती, जैसे होता है साइन एक्स जो पीरियोडिक फंक्शन होता है, फंक्शन की पीरियोडिसिटी जहाँ पे हमने डिस्कस करी थी किस फंक्शन का कितना पीरियड होता है, वहाँ हमने इन डेप्थ बात करी है कि ये फंक्शन जो पीरियोडिक होता है साइन फंक्शन, तो ये कई जगह पे कई सारे एंगल्स पे अपने आप को रिपीट करता है, इसका पीरियड होता है 2 पाई, तो उन पीरियोडिक एंगल्स के ऊपर भी अपने आप को रिपीट करेगा। तो जो भी एंगल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पे रेडियंस में बताया, तो 0 से 2 पाई रेडियन के बीच में यहाँ पे डिग्री के साथ जोड़ दो, 0 डिग्री से या फिर 0 डिग्री भी होगा अगर 360 डिग्री से कम वैल्यू, अगर ये वैल्यू आपके एंगल की है तो आप उसको प्रिंसिपल सोल्यूशन। और हमने ये भी डिस्कस किया था इससे ज्यादा एंगल्स भी हो सकते हैं, इससे बड़े वैल्यूज वाले उनको हम जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। और इनफैक्ट काफी सारे एंगल्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल होते हैं, तो उसको हम फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक एक्सप्रेशन से, जिसमें हम एक इंटीजर एन का यूज करते हैं, मतलब साइन एक्स इक्वल्स टू, मान लो यहाँ इसी के लिए सोल्यूशन अगर लिखना हो साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, तो एक वैल्यू हमने निकाली एक्स इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो इन जनरल इसके लिए मेरे को सोल्यूशन लिखने सबके सब तो क्या लिखूंगा, इसकी जनरल सोल्यूशन मैं वाई से शो करता हूँ, वाई इक्वल्स टू एन इंटू 180 डिग्री प्लस -1 की पावर एन, जो भी यहाँ पे एंगल आपने यूज किया है। इनफैक्ट इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो अगर साइन वाई इक्वल्स टू साइन एक्स टाइप का एक्स आपके पास नॉन एंगल है, इसके लिए आपको पता था आप लिख सकते हो वाई इक्वल्स टू कितना है एन इंटू 180 डिग्री प्लस -1 की पावर एन इंटू एक्स, कि जहाँ एन एक इंटीजर होगा, एन विल बी एलिमेंट ऑफ एलिमेंट इंटीजर होगा। तो ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। कहने का मतलब ये कि जैसे हमने साइन के लिए एक जनरलाइज लास्ट में रिजल्ट निकाल लिया था, जनरल सोल्यूशन हम इस तरह से इसके रिप्रेजेंट करेंगे, और मैंने बताया वाई एक्चुअल में ये जस्ट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन को मैं अलग अलग कर रहा हूँ। अदरवाइज ये भी सोल्यूशन तो इसी इक्वेशन का है, तो ये भी एक्चुअल में एक्स की ही वैल्यू है, पर जस्ट वो अलग दिखाने के लिए, मतलब कि प्रिंसिपल सोल्यूशन से जनरल सोल्यूशन अलग है, तो मैं वाई यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज है ये एंगल एक्स की ही वैल्यू है। या फिर ये समझ लो कि ये हमने जो सोल्यूशन लिखे हैं इस इक्वेशन के, ये हमने बाकी वाली सोल्यूशन जो है वो एक प्रिंसिपल सोल्यूशन के टर्म में लिखी है। प्रिंसिपल सोल्यूशन यहाँ पे कोई भी ले लिया आपने, जैसे यहाँ तक तो उसको एक्स बोल दिया, इसकी टर्म में बाकी वाले सोल्यूशन हम बता रहे हैं। तो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम इसी तरह से जैसे हमने ये साइन एक्स के लिए जनरल सोल्यूशन का ये क्राइटेरिया सेट कर लिया, और हमें बोला था लास्ट में आपको इसको रिजल्ट को याद भी रखना, क्योंकि बार बार वो पूरे डेरिवेशन काफी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है आपको हर क्वेश्चन कर पाओ। तो इसी तरह से आज हम डिस्कस करेंगे कि cos x अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आता है तो वहां पे हम कैसे चीजों को डील करते हैं, कैसे प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालते हैं और कैसे उस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेकर के इसको भी सॉल्व करूंगा। cos x इक्वल्स लेते हैं 1/√2,
फाइन। तो ये एक इक्वेशन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो ये प्रॉब्लम है हमारा, की नॉलेज के हिसाब से आपको पता होगा ये वैल्यू होती है जब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, एंगल जब होता है 45 डिग्री। cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2। अब इसको मैं प्लॉट करूँ अगर तो कैसे दिखेगा? अब बोलोगे प्लॉट करने की जरूरत क्या थी, आंसर तो निकल गया। बट क्योंकि हमने बताया कि साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन था, वहां पे काफी सारे आंसर आते हैं। वैसे कॉस एक्स जो है ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है और ये इसके भी काफी सारे आंसर आएंगे। कुछ उन आंसर में से कुछ उन सोल्यूशन में जनरल होंगे, कुछ प्रिंसिपल होंगे। मतलब कुछ की वैल्यू जो है 360 डिग्री से कम कम आएगी और 0 डिग्री से ज्यादा या बराबर आएगी। कुछ की वैल्यू जो है 3 से ऊपर जाएगी, नीचे भी जा सकती है, दोनों तरफ से। मैं अप्रोक्सीमेटली बनाता हूँ इसको 45 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं यहाँ जैसे रीजन ये पी पॉइंट है, सपोज ये पी पॉइंट यहाँ पे है, ये मैंने ओ पी को ज्वाइन कर दिया। और रूल के अकॉर्डिंग जो ओ एक्स लाइन होती है उसी के रेफरेंस में एंगल मेजर करने होते हैं। ओ एक्स के रेफरेंस में जो है ये एंगल 45 डिग्री। 1/√2 का मीनिंग समझना है तो आप सोचोगे कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, क्योंकि साइन कॉस ये ट्रिग्नोमेट्री इसका भी कुछ मीनिंग रखते हैं जब ये राइट एंगल के अंदर आप इनको विजुलाइज करो। कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पे 1 होगा, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे √2 होगा। ठीक है, अब इस पिक्चर से खुद से सोचो कि दोबारा कहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू कहाँ अपने आप को रिपीट करेगी वो कैसे पता चलेगा? वो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो आपको सिखाई थी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ये आफ्टर आफ्टर का ये यहाँ स्कूल कॉस दोबारा कहाँ पॉजिटिव आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब ये वाले सब क्वाड्रेंट जो ये हमारे काम के नहीं है। तो अब एक राइट ट्रायंगल जो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाओगे वहाँ कॉस पॉजिटिव आएगा। इस वाले वर्ड का जो सी है ये हमें ये बताता है। तो इस पर रूल पी पॉइंट कैसे सर्कुलेट करेगा? ऐसे ही, मतलब सेम ये घड़ी की जो सुई है इसकी लेंथ तो बदलेगी नहीं, सर्कल घूमता जाएगा, चलती जाएगी। इसको आने दो सर्कल को पूरा, ये घूम गया और फिर इसी पॉइंट को टच करेगा। बट हमें यहाँ पॉइंट पी तक आगे जाने की जरूरत नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रोक लेंगे। वहाँ पे रोकना है, उसके लिए आपको यहाँ पी से बिल्कुल पीछे लाइन खींच लो, इसकी इमेज पीछे पी डैश में, आप वो पी डैश को ज्वाइन कर दो। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि अगर ये पी को आप इस ओ एक्स को मिरर मान लो, पी की इमेज ले लो पी डैश, और पी एम की भी इमेज ऑफ कोर्स आएगी सेम हाइट। जितना ऑब्जेक्ट आगे होता है मिरर के उतनी इमेज उसके पीछे बनती है, और ये एंगल भी ऑफ कोर्स सेम नहीं बनेगा 45 डिग्री। क्योंकि हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ये एंगल में क्लॉकवाइज में मेजर करके कैसे मेजरमेंट करूँगा इसकी? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम इस तरह से मेजरमेंट करते हैं अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंगल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? देखो ये गैप छूट गया, अगर पूरा घूम जाता है ये, मैं ओ एक्स से यहाँ से स्टार्ट किया मैंने एस से और दोबारा इस पे आता 360 डिग्री एंगल होता, तो 360 डिग्री का नहीं हुआ। तो कितना कम है अभी? ये 45, यहाँ पे 45 इस 45 की कमी है, तो ये 45 माइनस करूंगा तो ये पीछे का एंगल आ जाएगा कितना है? माइनस किया 45 तो कितना है? 150 डिग्री। तो ये एंगल जो है पीछे जो एक्चुअल में एंगल का मेजरमेंट है ये, तो दूसरा एंगल जो आपको मिला वो 315 डिग्री। देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम क्या बोलते हैं, इस रेंज में एंगल होना चाहिए तो एक्स की वैल्यू रहनी चाहिए हाइट 0 डिग्री। ये लाइन का मतलब होता है कि 0 डिग्री के बराबर या फिर 0 डिग्री से बड़ा, बट किससे छोटा? 360 डिग्री से। तो ये दोनों ही एंगल एक्चुअल में उसी रेंज के अंदर आ रहे हैं। तो ये दोनों ही कैसे हैं? ये दोनों प्रिंसिपल इक्वेशन के ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। बाकी वाले सॉल्यूशन जितने भी होंगे, अब ऐसे तो जैसे बाकी सॉल्यूशन कितना होगा, और वो नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए आप ये सोच सकते हो कि आपको अगर ओ एक्स से आप चले होते दोबारा आप ओ एक्स पे रुके होते, ओ एक्स से चले ओ एक्स पे रुके, कितना घूम लिए? 360 डिग्री। फिर दोबारा उठना 45 डिग्री, मतलब 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। और जब मैं आपको सिंपली लास्ट में कंक्लूजन दिखाता हूँ यहाँ से, कंक्लूजन है इसका कि जनरल अगर आपका एंगल लिखना हो ये रेंज है किसके लिए? फॉर प्रिंसिपल। देखो मैं लिखता हूँ जो जनरल सोल्यूशन होगा
एक बार लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे आ रहा है ये जनरल सोल्यूशन। हाँ, इसके लिए मतलब जो 45 डिग्री, एक 45 डिग्री को मान के चलो प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो इसकी टर्म में 45 डिग्री की टर्म में मेरे को बाकी सोल्यूशन लिखना है, कैसे लिखूंगा, और वो मैं वाई से डिनोट करता हूँ इक्वल्स टू, फिर वही बात, ये वाई में जस्ट जनरल सोल्यूशन के सिंबल के लिए यूज कर रहा हूँ, एक्चुअल में है ये इसी के सोल्यूशन, तो ये एक्स की वैल्यूज हैं, वाई इक्वल्स टू होगा 2 n पाई माइनस 45 डिग्री। ये तो मैंने एक प्रिंसिपल सोल्यूशन के टर्म में लिखा। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे फिट बैठ रहा था। पहला सोल्यूशन हमारा आया था 45 डिग्री, तो वो कैसे आया, अब एन की वैल्यू रखो यहाँ पे 0 डिग्री, एन की वैल्यू 0 डिग्री रखोगे तो क्या सोल्यूशन आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एन इक्वल्स टू 0। एन जब एक जहाँ पे एक इंटीजर है वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे इंटीजर हो सकता है, तो मैं 0 से ही शुरू करता हूँ, 0 डिग्री होगा जब, तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, 0, और एक बार आएगा प्लस 45 डिग्री, एक बार माइनस 45 डिग्री, तो 0 प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो एक सोल्यूशन आया 45 डिग्री, दूसरा आया माइनस 45 डिग्री। अब एक्चुअल में देखोगे माइनस 45 डिग्री का मीनिंग क्या हो गया, ये जो एंगल मैंने लिखा हुआ 315, इसको आप ये भी तो बोल सकते हो यहाँ से ऐसे घूम जाओ तो इसको माइनस 45 डिग्री पड़ा जाएगा, समझ रहे हो। तो जो जनरल सोल्यूशन होता है उसमें तो आप हर एक एंगल तरीके से उल्टा सुल्टा जैसे भी उस एंगल को पढ़ पाओ, सारे के सारे एंगल उसमें इंक्लूड होते हैं, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। तो माइनस 45 डिग्री ये एंगल है, वो यहीं पे पहुंचाएगा पी डैश वाले लोकेशन पे इस पॉइंट को, तो मतलब यहाँ भी वही वैल्यू होगी 1 और ये √2, क्योंकि जो लेंथ है डायल की घड़ी के सुई की वो तो सेम रहेगी, ये दोनों आंसर सही है मतलब। और दूसरा देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा, जब एन की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, एन इक्वल्स टू 1, तब क्या बनेगा 2n पाई प्लस 45 माइनस 45। 2n पाई का मीनिंग क्या हो गया, ये आप ओ एक्स से चले, ओ एक्स लाइन से आपने चलना शुरू किया, पूरा घूम दिए, दोबारा आप ओ एक्स के ऊपर ही आ गए, एस से चले थे, एस पॉइंट से स्टार्ट किया, एस पे आ गया, एन कर दिया, दोबारा आप इसी ओ एक्स के ऊपर आ गए, ठीक है, और फिर आप वो तो मतलब आपने एक राउंड पूरा लगा दिया, तो क्या बन गया 2 इंटू 1 इंटू पाई, 2 पाई आएगा वाई की वैल्यू, 2 पाई ये भी वाई की वैल्यू से, प्लस 45 डिग्री एक और 2 पाई माइनस 45 डिग्री दूसरा, दोनों ही आंसर देखो आप एक बार घूम लिए, अब एक बार ओ एक्स पे आगे घूम के फिर एक बार ऊपर जाओ 45 डिग्री तो पी पे पहुंचोगे, तो सेम वैल्यू आएगी, मतलब ये परपेंडिकुलर बनेगा एम तक, फिर वही राइट एंगल बनी सेम टू सेम, और ये बेस 1 बना और ये हाइपोटेन्यूज √2 बना, ठीक है, क्योंकि घड़ी की स्पीड कम ज्यादा हो नहीं रही, हाइपोटेन्यूज नहीं रहेगा, और पी पे आप आए हो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो बेस वही बनेगी, पूरा परपेंडिकुलर अगर सेम लोकेशन पे आया था वो तो फिक्स रहता है रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन हमारा। तो अभी फिर हम उसी जगह पे आ गए, मतलब ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये पॉइंट को, और इसके ऊपर भी क्या वैल्यू होगी cos x की 1/√2, और 2 पाई माइनस 45 डिग्री क्या शो कर रहा है पी डैश पॉइंट को, समझ लो, ये भी क्या शो करेगा cos x की वैल्यू 1/√, प्लस का ही, क्योंकि ओ एक्स जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है ना, तो बेस तो अभी पॉजिटिव ही होगा, तो इसी तरह से आप एन की वैल्यू 2 डालोगे तो भी इसी का यही मीनिंग होगा कि आप दोबारा घूम के 2 राउंड आपने पूरे लगा दिए, तो घूम के आप ओ एक्स के ऊपर आ गए, ऊपर जाओगे नीचे, ऊपर जाओगे तो पी पे पहुंचोगे, नीचे आओगे तो पी डैश पे पहुंचोगे, तो इसलिए जनरल सोल्यूशन जो होता है cos x का, मैं अभी यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, साइन में तो आपने तभी ज्यादा दिमाग लगाया था समझने के लिए और समझाने के लिए, वहाँ पे थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ा, बट ये बहुत इजीली दिख जाता है कि जब मान लो कोई एक एंगल, ये तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक एंगल नोन है मेरे पास 45 डिग्री, ठीक है, जो कि मैंने कैलकुलेट कर रखा है, तो उसके टर्म में मैं अगर बाकी सारे एंगल लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखता हूँ 2n पाई प्लस माइनस 45 डिग्री, तो यहाँ एक्चुअल में किस कंडीशन से मैंने ये कंडीशन लिखी है, तो ये हम तब लिख रहे हैं जब हमें ये पता है कि cos y इक्वल्स टू cos 45 डिग्री, एक बार मेरे को y जनरल सोल्यूशन बाकी वाले निकालने थे, तो y के मतलब मैंने यहाँ पे जनरल सोल्यूशन ऐसा क्यों बोला, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं वो यहाँ पे बस एक 45 डिग्री निकालेंगे और ये दूसरे वाला एंगल होगा वो पिक्टोरियली नहीं निकालते हैं, वो सोचते हैं कि जब जनरल सोल्यूशन में सारे एंगल आने हैं तो ये भी अपने आप आ जाएगा, है ना, तो उनके लिए फिर वो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि y जनरल सोल्यूशन है तो फिर y के लिस्ट में उनके पास 315 भी आएगा, तो इसको आप ये समझ लो कि y आपने एक एंगल निकाला, मान लो ये वाला एंगल भी आपने नहीं निकाला, आपने 45 डिग्री निकाला, आप कहते हो कि मैं इस रूल के अकॉर्डिंग से एंगल निकालूंगा, उसी में ये 315 भी आ जाएगा कि 45 डिग्री के अलावा और किस किस एंगल के ऊपर cos की वैल्यू 1/√2 होती है, तो यहाँ से कैसे लिखना होता है y इक्वल्स टू n इंटू 2 पाई प्लस माइनस 45 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ से आप देखो ये 315 भी अपने आप आएगा, कैसे, जब आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालोगे तो कितना बन जाएगा 2 पाई
2 पाई मतलब ये रेडियन में हो गया एक्चुअली ना, आप इसी को चाहो तो डिग्री में लिखना चाहोगे इसी कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं, एन इंटू 360 डिग्री, ठीक ही बात है। तो एन की वैल्यू आपने 1 डाली, तो 1 इंटू 360 डिग्री कितना हो गया, 360 डिग्री, माइनस किया 45 डिग्री एक बार तो कितना आ गया 315 डिग्री, प्लस किया 45 तो कितना आ गया 360 प्लस 45 मतलब 405 डिग्री। तो सारे के सारे एंगल यहीं से आ जाएंगे। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो जैसे आपने यहाँ पे एन की वैल्यू 1 डाली, 315 डिग्री एंगल आया, आपने सारी लिस्ट बना दी, मैं लिख लेता हूँ सारी लिस्ट यहाँ पे। ये कंडीशन थी y इक्वल्स टू एन इंटू 360 डिग्री में लिख रहा हूँ, यही जगह आपको रेडियन में भी लिखा मिलेगा, तो वहाँ पे 2 पाई रखते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस करना है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू एन की वैल्यू जो जीरो लेंगे, एन इक्वल्स टू जीरो, वाई की वैल्यू कितनी प्लस 45 डिग्री, दूसरी वैल्यू माइनस 45 डिग्री, क्योंकि पहला टर्म तो जीरो हो गया। जब एन इक्वल्स टू 1 होगा तो वाई की वैल्यू कितनी, वाई इक्वल्स टू 1 इंटू 360 डिग्री कितना होगा, 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री और 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो एंगल ये भी आ गया, ये कितना होगा 405 डिग्री, ये होगा 300 डिग्री। अब यहाँ से आपको ये जो एंगल मिले आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एंगल जो है वो इस रेंज के। अभी ऐसे आप एन इक्वल टू 2 डालते जाओ, ढेर सारी लिस्ट है, पर वो सब पॉसिबल नहीं है लिखना, इतना इनफाइनाइट तक तो हम लिखोगे नहीं, तो बस हम यही मतलब एक्स्ट्रा आंसर तो आपको फिर इतना सा ही दिखाना। अगर आपको बोलते हैं कि प्रिंसिपल सोल्यूशन भी बताओ, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए आपको एक दो नंबर चेक करने हैं, एन इक्वल टू 0 डाला, एन 1 डाला, तो ये 2 या 3 नंबर डालते ही आपको पता चल जाएगा, 1 तक ही एक्स्ट्रा आ जाता है ज़्यादातर टाइम में। तो इनमें देखो कौन सा ऐसा एंगल है जो 0 डिग्री से बड़ा या फिर 0 डिग्री के बराबर है, 30 डिग्री से छोटा, फिर नेगेटिव नहीं आ रहे हैं इसके बीच में, एक्चुअल में ये ध्यान रखना 0 डिग्री से बढ़ेगा मतलब कि नेगेटिव एंगल नहीं आएंगे, तो ये एंगल नहीं आएगा प्रिंसिपल सोल्यूशन में। देखो प्रिंसिपल सोल्यूशन कौन कौन सा, 45 डिग्री एक डिग्री, 45 डिग्री और दूसरा 300 डिग्री, बस और कोई भी नहीं आएगा। बाकी अब एन की वैल्यू 2 डालोगे वो इससे बड़े ही होते जाएंगे। अब कई बच्चों को लग रहा होगा कि यहाँ पे रेडियन लिखते तो कुछ अलग होता, तो नहीं, फिर आपको सब कुछ रेडियन में लिखना था अगर रेडियन लिखते तो। सपोज करो अगर मैं इसी कंडीशन को लिखता रेडियन में, मैं लिखता y इक्वल्स टू एन इंटू 2 पाई रेडियन, रेडियन के लिए बार बार रेडियन लिखते नहीं है, प्लस माइनस अब बोलो यहाँ 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री में फिर आपको रेडियन के टर्म नहीं लिखना है, तो आपको फिर यहाँ पता होना चाहिए कि ऐसे हमने स्टार्टिंग में रेडियन और डिग्री के कन्वर्जन में पढ़ा था, 360 डिग्री जो होता है इक्वल्स टू होता है 2 पाई रेडियन के, ठीक है। तो यहाँ से मतलब 1 डिग्री किसके बराबर हो गया 2 पाई अपॉन 360 रेडियन के, जब इसको बोलो पाई अपॉन 180 डिग्री, पाई अपॉन 180 डिग्री, पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन, 45 डिग्री आपको चाहिए तो 45 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू 45, 45 अंदर 45, 45 फोर 180, कितना आ गया पाई बाई 4, यहाँ पर लिखते हुए पाई बाई 4, फिर इसी सब कुछ पाई बाई 4, तो सब कुछ रेडियन में करते हैं ना हमने, तो ये आंसर ऐसा आता। बट मैं कंफर्टेबल रहता हूँ डिग्रीज में, तो आपकी चॉइस होती है कैसे भी शो करो आंसर। तो ये जनरल सोल्यूशन के लिए फाइनल एक लाइन लिखनी है, प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए आपको जैसे ये एक निकाला, डिग्री में मैं तो बोलूँगा डिग्री में आंसर निकालो, तो ये डिग्री में आपने 2 एंगल दूसरा भी आपको पता चल गया, यानी कुछ वन डालने पे ये होता है। बाकी जो डिग्री में जब हमारे पास दोनों प्रिंसिपल सोल्यूशन निकला है, तो आगे दूसरा एन इक्वल्स टू 2 डालने की जरूरत नहीं पड़ती, डिग्री को वाई इक्वल्स टू दिस, और या फिर ऐसे ही जैसे डिग्री में कर रहे हो आपको वाई इक्वल्स टू दिस, और यहाँ लिख दो वेयर एन इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर, इंटीजर हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। नेगेटिव वाली बात भी आपको मैं बता देता हूँ, इस नेगेटिव का क्या मीनिंग हुआ, ऐसा नहीं सोचना कि नेगेटिव तो सोल्यूशन है नहीं, इसमें कॉमन सेंस है, मतलब हम कितने भी केस डिस्कस कर लें वो आपको कुछ चीजें खुद ही विजुलाइज करनी होंगी। मैं एक बार नेगेटिव का यहाँ पे मीनिंग बताता हूँ आपको, नेगेटिव का क्या मीनिंग हुआ। सपोज करो अगर जैसे हम यहाँ पे एन की वैल्यू ले लेते -1, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपने ओ एक्स से अब चले और आप क्लॉकवाइज चले ऐसे, और अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम के फिर 2 पाई कर गए, समझ रहे हो, मतलब आप ऐसे चले थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपने आगे दोबारा यहीं पे ओ एक्स पे, इसी का ये मीनिंग हो गया ना -1 का, तो 2 इंटू -1 इंटू पाई, ठीक है।
n इंटू टू पाई बोले, मैंने कई जगह ऐसे भी लिखा है n इंटू टू पाई, और यहाँ मैंने लिखा है 2n पाई, एक ही बात है। ठीक है, मैंने एक जगह से ऐसे भी लिखा होगा n टू पाई, ये वही बात है। n टाइम्स आप टू पाई ट्रेवल करो, और ये n इंटू टू पाई करने पे चाहे आप उल्टे डायरेक्शन में चलो, अब आपको पता नहीं उल्टा किसको बोलते हैं, तो मैं इसलिए इंग्लिश वर्ड यूज करता हूँ। देखो चाहे आप क्लॉकवाइज चलो, जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम बोलते हैं कन्वेंशन का वर्डिंग एंगल माइनस में माना जाएगा, तो n इक्वल्स टू माइनस वन में यहाँ पे होगा, इसका मतलब माइनस वन इंटू टू पाई, तो मतलब माइनस टू पाई, तो ये एंगल एक्चुअल में कितना होगा यहाँ पे माइनस टू पाई रेडियन। और अगर डिग्री में बात करूँ तो n इंटू 360 लिखा होगा आपने यहाँ पे, तो n इंटू n के वजह माइनस वन, माइनस 360 ठीक है, तो माइनस टू पाई बोलो या फिर माइनस 360 बोलो ये, तो इसका मीनिंग ये हो गया गुण के द्वारा x के ऊपर आ गया, और फिर आप एक बार प्लस ऊपर जाओ प्लस 45 डिग्री और एक बार माइनस 45, तो एक बार जाओगे p पे और एक बार जाओगे p डैश पे, फिर वही cos की वैल्यू रहेगी क्योंकि सेम राइट एंगल बनेगी, पूरा परपेंडिकुलर कहीं m पे ही बनेंगे, वही बेस रहेगा और वही आंसर आएगा। ठीक है, तो माइनस भी हो सकता है इंटीजर, और आपको ये सारे केस स्टडीज करके दिखानी नहीं होती है, आपको उस आंसर में ये इस फॉर्म का आंसर लिखना है, इनमें से जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है वो लिखना है। अगर बोला स्पेशली क्वेश्चन प्रिंसिपल सोल्यूशन बताओ क्या होता है इसी क्वेश्चन का, होप आपको समझ आई होगी बात। अब उसी तरह से जैसे हमने cos x को लेकर के चीजें समझी, cos x वाली इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको समझ आई, प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, जनरल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, जनरल सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या रहती है, ये कंडीशन रहती है, ये आपको समझ आ गया। कई बच्चे, मैं आपको बताता हूँ, वो ना चीजों को रटने के चक्कर में कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज्यादा, तो वो चीजों को रट्टा मारते हैं, रेडिंग को भी रट्टा मारने लगते हैं और डिग्रीज को भी रट्टा मारने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करो, आप सिर्फ डिग्री डिग्री में ही सोचो, आपको डिग्री याद रहेगी इजीली, आप वैसा रखो, रेडियन में डील करें तो रेडियन में रखो, एनसीईआरटी ने रेडियन को यूज किया, तो कंडीशन याद रखो, आपने कंडीशन लिखी cos y इक्वल्स टू cos x, जहाँ पे x आपने निकाल लिया, ये नॉन है, जैसे हमारे पास 45 डिग्री है तो इसकी वैल्यू नॉन है, और यहाँ पे y अभी भी अननोन सोल्यूशन है, इसमें कुछ जनरल और कुछ प्रिंसिपल भी हो सकते हैं। एक बात और, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में ये करा कि प्लस 45 डिग्री करा, तो अगर कोई बच्चा मान लो ऐसा करता है कि उसने 315 डिग्री निकाल रखा है पहले ही एंगल, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते थे n इंटू 360 डिग्री प्लस माइनस 315 डिग्री, कोई भी आप ऐसा एंगल यूज कर लो जो मतलब इसकी आंसर में आता हो, उसको प्लस माइनस कर दो तो सबके लिए सेम आंसर ही आएगा। आप 315 डिग्री सोच के देखोगे n इंटू 3 पाई प्लस माइनस 315 डिग्री, वो भी सेम मीनिंग निकलेगा, वही आएगी cos x की वैल्यू 1/√2 आएगी, क्योंकि n इंटू 360 मान लो n की वैल्यू मैंने 1 ले ली, 360 में मैं OX से चला, OX के ऊपर ही घूम के आ गया, और फिर यहाँ पे लिखता हूँ प्लस 315 डिग्री या फिर माइनस 315 डिग्री, प्लस 315 डिग्री का मतलब क्या होगा, ऐसे घूम के मैं इधर आ गया, तो प्लस 315 डिग्री मतलब मैं P डैश पे आ गया, तो P डैश पे आ गया पूरा परपेंडिकुलर बनेगा M पे, फिर वही कंडीशन, वही राइट एंगल, फिर वही cos की वैल्यू, समझे। यहाँ पे आप कोई भी सोल्यूशन डाल सकते हो, जरूरी नहीं, इनफैक्ट मैंने आप साइन वाले केस में बताया, साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सोल्यूशन में, कि यहाँ पे आप चाहे तो प्रिंसिपल सोल्यूशन डालो चाहे कोई जनरल सोल्यूशन डालो, हमेशा आंसर सही माना जाएगा। इसलिए मैं आपको वहां भी एक स्टेटमेंट मैंने याद करवाई थी, बुक्स कहती हैं वो बिल्कुल सही कहती हैं, बट हमारे कुछ टीचर्स उन बातों को नहीं समझ पाते तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं, तो इसलिए हमें टीचर की साइकोलॉजी क्या होती है वो भी ध्यान में रखनी है ना, कि एक ह्यूमन बीइंग है टीचर भी आफ्टर ऑल, तो उनके दिमाग की भी कुछ शक्ति है चीजें याद रखने की, तो वो हमारे नंबर ना काट ले, तो उसके लिए हमें टीचर को कितना अलर्टनेस होगी माइंड की पेपर चेक करते टाइम, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो टीचर इतने अलर्ट होकर पेपर चेक करते नहीं है कि वो इन बातों का टेंशन रखे कि हाँ ये भी सही है, और ये किसी ने 315 डिग्री लिखा तो वो भी सही है, फिर किसी ने यहाँ पे 405 डिग्री भी एक सोल्यूशन आता है, कोई 405 डिग्री भी लिख दे वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पे बस कोई ना कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन होना चाहिए, वो चाहे जनरल हो चाहे प्रिंसिपल हो। ठीक, तो इसके वहाँ पे ऐसे बताया था कि साइन एक्स वाले लास्ट लेक्चर में भी आपको, कि the solutions of different students में apparently appear different, जो अलग अलग बच्चों के आंसर जो होते हैं जनरल सोल्यूशन के लिए apparently अलग अलग देखने में लगते हैं, but they may be all exact, वो सारे के सारे एग्जैक्ट हो सकते हैं अगर उन्होंने ये सोल्यूशन जो है यहाँ पे सही लिखा होगा, बट आपको अपने आप को सेफ रखने के लिए हमेशा कोई सबसे सरल सा जो प्रिंसिपल सोल्यूशन, जैसे 45 डिग्री आपको पता है कि ये बहुत कॉमन प्रिंसिपल सोल्यूशन है, ये तो सबने लिखा ही होगा, आप वो सिंपल लिखो जो आपको लगता है कि सर को भी पता ही होगा ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है। और एक बात जैसे cos x का जो
रेसिप्रोकल होता है। जैसे हमने साइन एक्स के लिए कंडीशन पढ़ी थी जनरल सोल्यूशन की, प्रिंसिपल सोल्यूशन की, उसमें वाला जो रूल साइन एक्स के लिए वही इसके रेसिप्रोकल के लिए। सेम बात यहाँ पे हमने कॉस एक्स के लिए चीजें सीख ली। अब कोई अगर इसका सेक एक्स का क्वेश्चन आता है तो आप उसको सेम इसी तरह से हैंडल करोगे, यही उसके जनरल सोल्यूशन के लिए बात रहेगी, क्योंकि वहां पे आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बदल दिया, बाकी रूल्स और क्वाड्रेंट्स वो सब चीजें सेम रहती हैं। हम बोलते हैं ये हमने कैसे लिखा था 360 डिग्री, हम बोलते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, और मैंने ये रूल बताया आपको, बताया था कि कॉस पॉजिटिव होगा तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा। सारे रूल वही अप्लाई होंगे सेक एक्स के लिए भी, तो यही कंडीशन बनेगी सेक एक्स के लिए भी। जैसे अगर मान लो होता है सेक एक्स इक्वल टू 1 अंडर रूट 2, ना इसको आप ऐसे सोच सकते हो कॉस एक्स इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2, या फिर लिखो सेक एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 2, वो भी सेम कंडीशन बनती है। तो जैसे हम लिखते हैं कि अगर मान लो एक नॉन सोल्यूशन है एक्स, वाई कैसे लिखा जाता है, वाई इक्वल्स टू एन इंटू 2 पाई रेडियंस में, ये एक्स भी फिर रेडियन में लेना आपको, तो प्लस माइनस एक्स, तो ये जनरल सोल्यूशन है। अगर मान लो ऐसे ही सेक के लिए होता है कंडीशन की सेक वाई जो कि कॉस वाई का रेसिप्रोकल होगा इक्वल्स टू सेक एक्स। आपने कोई सेक एक्स के लिए जनरल या प्रिंसिपल कुछ भी एक सोल्यूशन निकाल के रखा हुआ है जो कि नॉन वैल्यू है सोल्यूशन की, तो ये नॉन वैल्यू हो और ये अननोन वैल्यू अगला नॉन सोल्यूशन है, तो यहाँ भी सेम कंडीशन है वाई इक्वल टू एन इंटू 2 पाई प्लस माइनस एक्स। और एक्चुअली मैं आपको ये बताऊं कि आप इसको ना सेक वाई वाला क्वेश्चन ही मत सोचो, आप इसको कॉस के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दो। मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे ये एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड पार्ट है, तो इसमें बोला गया फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इक्वेशन दे रखी है sec x इक्वल्स टू 2, तो मैं sec x को क्यों समझूं जब cos x को समझना इजी है, तो इसको cos में कन्वर्ट करूंगा ना, मैं बोलूंगा कि ये क्या मीनिंग हुआ इसका, 1 बाई cos x इक्वल्स टू, देखो sec x मतलब 1 बाई cos x इक्वल्स टू 2, क्योंकि उसने क्या बोला sec x 2 के बराबर है, तो हमने बोला sec x का मतलब मेरे लिए क्या है 1 बाई cos x, और ये 1 बाई cos x मतलब sec x ये 2 के बराबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये ऊपर और ये 2 को नीचे पलट दो, तो क्या बनेगा इक्वल्स हो जाएगा सिंपलाइज cos x इक्वल्स टू 1 बाई 2, या फिर इसमें ऐसे लिखो सिंपली सीधा करके cos x इक्वल्स टू 1 बाई 2। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, cos x का क्वेश्चन है, आप सोचोगे यहीं से क्वेश्चन मिला पेपर में, तो आप cos x की तरह ट्रीट करो, है ना। और cos x के लिए पता आपको रूल क्या होता है, y इक्वल्स टू एन, मतलब अगर डिग्री में बात करोगे तो n इंटू 360 डिग्री प्लस माइनस एक्स की वैल्यू नॉन होगी वो। अब यहाँ पे प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने थे इसका, तो आपको 10th की याददाश्त के हिसाब से आपको याद होगा कि cos x की वैल्यू 1 बाई 2 कहाँ पे होती है, अब बोलोगे यहाँ से x इक्वल्स टू, अब x इक्वल टू 60 डिग्री आ गई, और मैंने जो आपको लास्ट मतलब अभी तक जो पहले cos x का इससे पहले क्वेश्चन करा था cos x इक्वल्स टू क्या वैल्यू लिखा था 1 बाई अंडर रूट, तो वहाँ मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए कि उसका आपको पूरी पिक्चर बन जाए आपके दिमाग में और आपको चीजें विजुलाइज हो जाए, ताकि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव हो पाए, आप एक लॉजिकल इंसान की तरह एक साइंटिफिक टेम्परामेंट में उस चीज को सोच पाए, तो इसलिए मैंने आपको इतनी एक्सप्लेनेशन दी। अब देखो पेपर में कितना सरल, आपको ये आधा क्वेश्चन खत्म हो गया, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है 1.5 नंबर मिल गया आपको यहाँ पे इतना सा करने से। अब इसके बाद आपको लिखना है कि बाकी सोल्यूशन के लिए मेरे को क्या करना है, कोई डायग्राम की जरूरत भी नहीं है, एक्चुअली बनाओ तो आपकी अपनी हेल्प होगी बड़ी अच्छे से, बट मैं जस्ट उन लोगों को ये मतलब जिनको डर लगता है डायग्राम से या फिर मेरे को इतना समझ नहीं आ रहा, तो कुछ लोग अगर पास होना चाहते हैं रट्टा मार के, तो उनके लिए भी सरल है चीजें, उनका रट्टा भी पास एटलीस्ट उनको करवा ही सकता है। तो क्या याद रखना आपको, जैसे जनरल कंडीशन याद रखो अगर वाई की, वाई इक्वल्स टू, मैंने बोला मेरा फेवरेट है डिग्री में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिग्री में ही रखा हुआ इसको, वाई इक्वल्स टू एन इंटू 360 डिग्री प्लस माइनस 60 डिग्री, ठीक है, इस हिसाब से अब आंसर आएंगे। तो मैं एन इक्वल्स टू 1 डालता हूँ, 0 डिग्री डालूंगा तो 0 डिग्री डालने से एक्चुअल में एक आंसर 60 डिग्री आएगा, और कैसे बता रहा हूँ 60 डिग्री आएगा, क्योंकि ये 0 डालूंगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, एक आंसर आएगा प्लस 60 डिग्री, वो आ गया, ये एक आएगा माइनस 60 डिग्री, वो माइनस 60 डिग्री मेरे को प्रिंसिपल तो है नहीं, वो मेरे को पहले ही पता है कि प्रिंसिपल सोल्यूशन जो होते हैं वो माइनस में होते ही नहीं, वो 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं हालांकि, पर मतलब वो नेगेटिव 60 नहीं होगा, नेगेटिव तो होता ही नहीं है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे प्रिंसिपल सोल्यूशन तो मिलना नहीं है, तो मैं क्यों फिर टाइम वेस्ट करूँ अपना, तो मैं n इक्वल्स टू 1 लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ n इक्वल्स टू
n इक्वल्स टू 1। अगर n इक्वल्स टू 1 डालूंगा तो y क्या बनेगा, तो यहाँ इसकी आप क्या हेडिंग डाल दो, अदर सोल्यूशन, बाकी सोल्यूशन वही इक्वेशन। यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 डालूंगा तो y इक्वल्स टू 1 इंटू 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री हो गया एक्चुअली में, प्लस माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे क्या, एक 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, एक आ गया 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दूसरा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 420 डिग्री, और ये हो जाएगा 300 डिग्री। ये तो बड़ा हो गया क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होते हैं उसकी रेंज क्या होती है, फॉर ये प्रिंसिपल सोल्यूशन ये cos x इक्वल टू 1/2 का, तो जो x की वैल्यू होनी चाहिए एंगल की ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री लेस देन 360 डिग्री, तो ये तो 360 डिग्री से बड़ा हो गया, तो क्या क्या प्रिंसिपल सोल्यूशन है, वो हो गया देयरफॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हाँ, ये मैं इतनी लंबी चौड़ी लाइन लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए। एग्जाम में बस सिंपली लिखना आपको प्रिंसिपल सोल्यूशंस। हाँ, क्या क्या प्रिंसिपल सोल्यूशन है, 160 डिग्री एंड 300 डिग्री, एंड जनरल सोल्यूशन बाकी इस इक्वेशन से जो जो आपको दिखते हैं सब जनरल। क्या बोलोगे इसी इक्वेशन से तो ये भी आया, हाँ आया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको जनरली काउंट करो। प्रिंसिपल आपने ये एक लिखा, दो लिखे चलेगा, पर जनरल मतलब देखो सारे के सारे जो जनरल सोल्यूशन होते हैं वो प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं होते, समझना बात को। सारे के सारे जनरल सोल्यूशन जो है वो प्रिंसिपल नहीं होते, क्योंकि जनरल का मतलब उसमें प्रिंसिपल भी आगे और सारे के सारे आगे, ठीक है। तो पर सारे के सारे प्रिंसिपल सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन जरूर होंगे, ये बातें इतनी डिटेल में बुक्स में नहीं मिलेंगी। तो ऐसे कॉमन सेंस सोचो कि मैं बोलूँ कि एक कुमार चाहिए मेरे को, एक मेल चाहिए, तो सारे के सारे मेल ह्यूमन बींग्स होते हैं, पर सारे के सारे ह्यूमन बींग मेल नहीं होते, समझे। सारे के सारे ह्यूमन बींग जो सारे इंसान हैं वो मतलब मेल होंगे, कुमार होंगे, पुरुष होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। पर सारे के सारे जो पुरुष होंगे मतलब कुमार होंगे या मेल्स होंगे वो इंसान जरूर होंगे, है। तो ऐसी बात है कि सारे के सारे प्रिंसिपल सोल्यूशन जो जनरल होंगे, जनरल मतलब आम जो सोल्यूशन है वो आम सोल्यूशन में काउंट होंगे, पर हर एक आम सोल्यूशन जो जनरल हो, हर एक आम सोल्यूशन जिसको हम जनरल सोल्यूशन बोलेंगे, प्रिंसिपल भी वैसे जरूरी है। प्रिंसिपल होने के लिए एक शर्त का पूरा होना जरूरी है, कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है, ठीक है। पर जनरल सोल्यूशन होने के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि ये इतना ये रेंज चाहिए वो रेंज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। तो जो ये क्राइटेरिया इसको फुलफिल करेगा वो प्रिंसिपल बनेगा, तो प्रिंसिपल जो बन गया उसको कुछ और क्राइटेरिया फुलफिल करना ही नहीं है जनरल बनने के लिए, तो वो सोल्यूशन तो है ना, तो वो ये जनरल सोल्यूशन भी एक्चुअल में प्रिंसिपल भी है। तो क्योंकि प्रिंसिपल सोल्यूशन अपने को अलग से आइसोलेट करके दिखाने होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ये दो ही हैं जो इस क्राइटेरिया को फिल करते हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन का क्राइटेरिया, तो इसलिए प्रिंसिपल सोल्यूशन है। पर जनरल सोल्यूशन इस इक्वेशन से जो भी सोल्यूशन बनेंगे वो सारे जनरल सोल्यूशन है, तो इस इक्वेशन से एक्चुअल में ये भी सोल्यूशन बन जाता है 60 डिग्री जब 0 डालते हैं, और ये 300 डिग्री बन ही गया, ऐसे 1 डालने पे आपको दिखा दिया। वो आपको बात समझ आई होगी अब। तो ये cos x के प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन कैसे निकलते हैं वो डिस्कस किया आज। अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि tan x जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हो उनके जनरल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। आप खुद से क्वेश्चन एनसीईआरटी में वैसे एक्सरसाइज में ये एक दो ही क्वेश्चन थे, तो आप चाहे इन्हीं प्रॉब्लम को खुद से ट्राई करो या फिर कोई और एग्जांपल्स देख लो जिनमें ये प्रॉब्लम्स हो sec x के या फिर cos x के या sin x के या cosec x के, जो अभी तक हमने करा उसकी प्रैक्टिस करो। तो आज के लिए हम यही एंड करते हैं इस क्लास को, बाकी की डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।